स्वागत है आपका। भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जिस तरह की हिंसा भड़की और जिस तरह की जेनजी जनरेशन जो रील बना रही थी वो रियल मुद्दों पर आ गई कि नौकरी कहाँ है और देश में रोज़गार की क्या स्थिति है, और जिसमें कि 19 से ज़्यादा युवा लोगों की जाने गई है। और उसके बाद फिर नेपाल के गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा और नेपाल की सरकार जो थी केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी वो पूरी तरह से घुटनों पे आ गई और फिर से उन्होंने उन सोशल मीडिया ऐप्स को जिसको कि बैन किया गया था उसको रिस्टोर कर दिया। तो आखिर नेपाल में ये हिंसा क्यों भड़की, जेनजी जनरेशन क्यों सड़कों पर आई, क्यों उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जाकर नारे लगाए, इन सब के पीछे क्या है मुद्दा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल की सरकार ने 26 ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ऐसे जो ऐप्स हैं उनको बैन करने का फैसला किया, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि ये सारे ऐप्स जो बाहर की धरती से संचालित होते हैं, विदेशों से संचालित होते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको नेपाल में रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि सरकार को ये पता हो कि नेशनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर सरकार उनके डेटा को, उनके बैकग्राउंड को, उनके ऑफिसेस को एक तरह से उनके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन ये सारे जो ऐप्स हैं, जो एप्लीकेशन हैं, वो तय सीमा पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाए और जो उसके बाद सरकार ने ये सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स थे उनको बैन कर दिया। और उसके बाद नेपाल की जो जेनजी जनरेशन है, नेपो किड्स जिसको कहा गया, उन लोगों ने 2 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुले हुए थे जिसमें टिकटॉक खुला हुआ था। उन पे एक तरह से सोशल मीडिया मीम्स और पोस्ट की बाढ़ लगा दी और उसके बाद वो सारे जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कि सरकार ने सोशल मीडिया ऐप को क्यों बैन किया। ये तो ऊपरी तौर पे दिख रहा था, लेकिन अंदरूनी जो मामला था वो इससे कहीं गंभीर था। यानी कि जो जेनजी जनरेशन रील बनाने के मुद्दे पर सड़कों पर आई वो रियल के मुद्दों पर आ गई, क्योंकि नेपाल में जो गरीबी की हालत है, जो बेरोज़गारी की हालत है, अगर आप यूथ सेगमेंट को देखें, युवाओं की स्थिति को देखें तो 17-18% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नेपाल में। तो वहाँ की जो यूथ है, वहाँ के जो युवा हैं, वो गरीबी, भ्रष्टाचार और रोज़गार के मुद्दों पर वो प्रदर्शन करने लगे और तमाम जो सोशल मीडिया ऐप्स थे उस पे उन्होंने उस तरह की पोस्ट डाले जिसमें कि नेपाल की सरकार जवाब दे। और ख़ास करके युवाओं का ये तर्क था कि जो नेपाल के राजनेता हैं, नेपाल के जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो किड्स हैं, वो बाहर के देशों में पढ़ाई करते हैं, वो गुची के बैग लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जो नेपाल के युवा हैं, आम जनता हैं, उन्हें ना नौकरी उनके पास है और जो गरीबी की हालत है वो भयंकर है। तो कुल मिलाकर जो मुद्दा था वो रियल मुद्दा बन गया। आपको याद होगा कि इससे पहले 2006 में जब किंग ज्ञानेंद्र, यानी कि उस समय नेपाल में राजशाही था और ज्ञानेंद्र के खिलाफ जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद नेपाल में राजशाही का अंत हो गया और फिर नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे लोकतंत्र की वहाँ पे स्थापना हुई। उसी तरह के उस आंदोलन में भी लोगों की जानें गई थी। और इस साल मार्च में जिस तरह से प्रदर्शन हुए, वर्तमान जो सरकार है ओली की, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुए और उसमें 2 लोगों की जानें गई थी। लेकिन जो ताज़ा हिंसा है जिसमें युवाओं का आक्रोश नेपाल की सरकार के खिलाफ भड़का है, जिसमें 19 लोगों से ज़्यादा लोगों की जानें गई है, वो प्रदर्शन और जिस तरह से हिंसा भड़की है और पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किए और उस हिंसा में लोगों की जानें गई है, वो कहीं ना कहीं नेपाल के बढ़ते संकट की तरफ इशारा कर रहा है। और हालात यहाँ तक बिगड़े कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और ये इस्तीफ़ा उसी तर्ज पे है जिस तरह से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, उसी तरह से नेपाल में इसकी जो झांकी है वो कहीं ना कहीं कई सारे गंभीर सवाल पैदा करती है। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई और जो नेपाली कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें ढेर सारे सदस्यों ने, जो कैबिनेट के सदस्य थे, उनकी डिसएग्रीमेंट हुई प्रधानमंत्री से और उन लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया बैन जो है उसको हटाया जाना चाहिए और उसके बाद सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये दिखता है कि कहीं ना कहीं संकट सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पे बैन का नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स जो थे उस पे नेपाल की जनता कम से कम अपने गुस्से को इजहार कर रही थी। वो आउटलेट भी बंद हो गया तो जनता सड़कों पर आ गई। और चूँकि नेपाल की जो इकॉनमी है वो टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा चलती है और रेमिटेंस से चलती है, और उस टूरिज़्म
का सबसे बड़ा जो बेस है वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए टूरिज़्म को बूस्ट मिलता है। और जब उसको बैन किया गया तो लोगों का गुस्सा लाजमी था, क्योंकि उनकी जो इकॉनमी थी वो प्रभावित हो रही थी। लेकिन इसके पीछे के जो मुद्दे हैं वो गंभीर हैं, और शायद नेपाल की सरकार कोर्स करेक्शन आने वाले दिनों में नहीं करेगी तो ये गुस्सा और बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं इसके लार्जर इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करें, और इस तरह की ताज़ा खबरें और ओपिनियन और एक्सप्लेनर के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।